हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने जीन पियाजे के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, जिसमें कुछ टर्म्स समझाए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक दिया गया है। आज के लेक्चर में हम जीन पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे। देखिए, जीन पियाजे की जो थ्योरी है, ये शिक्षक भर्ती का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, पीजीटी हो, नेट एजुकेशन हो, डाइट प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, मतलब कोई भी एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती से संबंधित है, वहाँ पे पियाजे थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, इन अवस्थाओं का वर्णन करने के पहले ये आवश्यक है कि इनके जो हमने मतलब पिछले टर्म्स में यूज़ किए थे कि वो टर्म्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, उन परिकल्पनाओं पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस सिद्धांत की जो प्रमुख परिकल्पनाएं हैं, ये कुछ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें पहली है, मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है तथा एक संबंधित एवं समन्वित ढंग से इस क्षमता को विकसित करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ अनुकूलन वाला सिद्धांत हमने वहाँ पढ़ लिया था कि अनुकूलन का टर्म्स क्या कहता है। दूसरी बात ये थी इनके सिद्धांत में कि जब बालकों के सामने कोई ऐसी घटना घटती है जिसका उसने कभी पहले अनुभव न किया हो, तो इसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन हो जाता है, जिसे वो आत्मसातकरण तथा समायोजन के माध्यम से संतुलित करता है। इसकी भी परिचर्चा हम पहले कर चुके हैं। साम्य धारण और असंतुलन, ये दोनों ही अवस्थाएं पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। साम्य धारण की जो इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया होती है, सिर्फ बालकों की गत अनुभूतियों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनकी जो फिजिकल मैच्योरिटी होती है उस पर भी निर्भर करती है। इसी से उसका विकास भी निर्भर होता है। तो इस तरह से ये उनकी कुछ परिकल्पनाएं थीं, जिनके आधार पर ये आगे की जो 4 स्टेजेस हैं, इनका वर्णन किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं थी, इनका हम देखते हैं, आपको बताते हैं। तो जो पहली अवस्था थी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी, जिसको हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्रासंक्रियात्मक अवस्था। अब तीसरी है इनकी स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जिसको ठोस संक्रिया की अवस्था कहते हैं। चौथी है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब इन अवस्थाओं को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। जहां पर ये पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज की, यह अवस्था पहली अवस्था है जो जन्म से 2 साल तक होती है। इसका जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 साल तक होता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास नहीं होता है, वो शारीरिक रूप से गतिविधियों को करता है। कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है, और अगर उसने कोई चीज़ हाथ में ली है तो उसको वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से उसमें डिफरेंट टाइप की ये स्टेजेस होती हैं कि कौन कौन सी वो क्रिया इस स्टेज में आके करता है। ये स्टेज 6 अवस्थाओं में पूरा होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जैसे पहली अवस्था है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ये जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। दूसरी है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 1 माह से 4 माह का होता है। तीसरी अवस्था है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 4 से 8 माह तक होती है। और चौथी है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, 8 माह से 12 माह। स्कीमा और स्कीमेटा ये सब टर्म्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। पांचवी है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, इसका टाइम पीरियड होता है 12 माह से 18 माह। इन सभी स्टेजेस में उसकी कुछ कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो कि बालक में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। छठी है स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इस पूरी अवस्था में क्या होता है? इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 18 माह से 24 माह का होता है। जो ये छठवीं अवस्था है,
यह वो अवस्था है जिसमें बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है, मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है। जब बालक क्या होता है 3 से 4 माह का बहुत छोटे स्टेज में होता है, तो उसके सामने यदि कोई खिलौना या कोई भी वस्तु है, तो जब तक वो सामने है तभी तक उसकी इमेज उसके सामने रहेगी। लेकिन इस स्टेज में, ये जो छठे स्टेज की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेज में आने पर वस्तु अगर सामने से हटा भी ली जाती है तो उसका अस्तित्व उसके नज़र के सामने बना रहता है, वो एग्जिस्टेंस में रहती है। इस गुण को क्या कहते हैं? इसे हम वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस इस गुण का नाम है, वस्तु स्थायित्व का गुण। ये जो क्वालिटीज हैं, जैसे वस्तु स्थायित्व, ये पहली स्टेज में आ रही है, ये सब इसमें कोई भी एग्जाम हो इसमें पूछे जाते हैं, चाहे आपका नेट एजुकेशन हो या पीजीटी का एग्जाम हो, ये यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी अवस्था आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 2 से 7 साल तक होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रासंप्रत्यात्मक अवधि और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि। तो ये जो पहली अवधि है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जिसको कहते हैं, ये 2 से 4 साल तक का होता है, और दूसरा जो अंतर्दर्शी अवधि है ये 4 से 7 साल तक की होती है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इस दौरान बालक में भाषा का विकास हो जाता है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने तथा उनमें विभेद करना प्रारंभ कर देता है, उनमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो होता है ये अवधि 2 से 4 साल तक की होती है। इस अवस्था में बालक सूचक विकसित कर लेते हैं, जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है तो माँ की प्रतिमा उसके सामने आ जाती है। उसकी मानसिक प्रक्रियाओं में संकेत तथा चिन्ह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरी जो इसी की अवधि है अंतर्दर्शी अवधि। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्क शक्ति अधिक डेवलप हो जाता है। साधारण मानसिक क्रियाओं में वह जोड़ घटाव गुणा भाग आदि करने लग जाता है, पर वो किसी नियम को नहीं समझता है, बस एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इन चीज़ों को करता चला जाता है। अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा होता है जिसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, मतलब उसमें कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं होगा। जैसे बालक ये तो जानता है कि 2 × 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 4 होगा, ये तो समझ लेता है, लेकिन 4 को डिवाइड करने पर 2 से 2 कैसे हुआ ये नहीं समझता है। तो इन दोनों में इस तरह से मेंटल ऑपरेशन होते हैं। तीसरी है इसकी स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में ये अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाओं को करके समस्या का समाधान कर लेता है, परंतु यदि उन वस्तुओं को बालक के सामने अगर ना दी जाए और खाली कथन के रूप में, मतलब उनको शब्दों के द्वारा अगर समझाया जाए कि ये समस्या है तुम्हारी, तो बालक समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यह स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत हो जाती है। जो हमने सेकेंड में पढ़ा था कि स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशन, तो उसकी तुलना में ये अधिक क्रमबद्ध हो जाती है। इस अवस्था की विशेषता है कि इसमें रिवर्सिबिलिटी, ये एक गुण है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, जैसे बालक 2 × 2 = 4 ये जानता है, साथ ही ये भी समझ लेता है कि 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 कैसे आया। मतलब पिछली जो अवस्था थी उसमें बालक को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस में उसको ये ऑपरेशन आ जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, फिर इसको डिवीज़न में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो दोनों चीज़ों को कर पाता है। नेक्स्ट चौथी अवस्था क्या है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक मतलब हाइपोथेटिकली सोचकर एवं चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। किशोर अवस्था तो वैसे भी कल्पना और चिंतन की अवस्था होती है, तो इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या को ठोस रूप में सामने होना अनिवार्य नहीं है, जैसे कि पिछली अवस्थाओं में था। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी चीज़ों को क्या होता है, समस्या का समाधान खुद भी कर लेता है, एक अपनी तर्क शक्ति के द्वारा, चिंतन शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ी थी डिसेंटरिंग, विकेंद्रण की क्रिया, वो पूर्णतः विकसित हो जाती है।
तो इस प्रकार आपने देखा कि चौथी जो अवस्था है ये अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक वेरिएबल है और यह किशोरों की शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। तो ठीक है, आज आपने ये देखा कि चार अवस्थाएं हमने कैसी देखी और इनमें क्या क्या चेंजेस हुए। अब इनके क्वेश्चंस का पैटर्न हम देख लेते हैं कि एग्जाम्स में किस तरह पूछे जाते हैं। अब जैसे पीजीटी 2016 में और नेट एजुकेशन अभी 2019 में जो पेपर हुआ है, तो इस तरह इन पेपरों में मैचिंग पूछी गई थी। जैसे एक तरफ आपको स्टेज दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ उनके गुण दे दिए जाएंगे, जो कि अभी हमने बताए कि रिवर्सिबिलिटी का क्या था और वस्तु स्थायित्व का गुण क्या था। तो ये आपको मैच करने के लिए पूछा जाता है। कभी कभी जैसे पीजीटी 2016 में जो पेपर आया था, आप उठा के देखिएगा, उसमें ऐसे पूछा गया था कि ये जो परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था है वो किस स्टेज में होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे और आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर इसमें आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।